Michael's diverticulum. Michael's diverticulum is a remnant of the vertebrointestinal duct that had to obliterate, but failure of obliteration of the vertebrointestinal duct at the fifth or sixth week of fetal life. Uh, it persists and in at the antemesenteric border of the terminal ileum, and sometimes it gets infected, abscess आ जाती है इसमें या perforated. तो ये माइकल जवर्टिकुलम के बड़े मसले मसाइल हैं. इस पर फॉलो होता है रूल ऑफ टू, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. 2% लोगों को होती है, 2 times मोर कॉमन इन मेल्स, 2 इंचज़ लंबी चौड़ी और 2 feet 2 feet proximal to the ileocecal junction. Base is typically 2 inches in width और 2 types of mucosa होते हैं इसके, gastric और ileal. It can cause severe hemorrhage, inflammation हो जाए तो diverticulitis, intestinal obstruction या chronic peptic ulceration. How would you investigate? टेक्नीशियन स्कैन लिखा हुआ है और कंट्रास्ट स्टडीज, एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कुड गो प्लेसेस टू इन दिस थिंग. खैर, हाउ टू ट्रीट ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर हेमरेज जैसे बताया, ब्लीडिंग होती है 30 to 50% केसेस में, तो ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे. डाइवर्टिकुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, डाइवर्टिकुलाइटिस हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो, दोनों केसेस में माइकल डाइवर्टिकुलम को काट ही देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. इंसिडेंटल फाइंडिंग और साइलेंट और कुछ भी नहीं कह रही तो कुछ ना करे, लेकिन क्या पता बाद में कुछ कह ही दे तो तब भी डायसेक्ट करते. नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोम. उससे पहले रेक्टल प्रोलैप्स, इट्स द प्रोट्रूजन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स और द इंटायर रेक्टम आउटसाइड द एनल वर्ज. रेक्टल प्रोलैप्स पार्शल हो सकते हैं, फुल थिकनेस हो सकता है. पार्शल में है कि म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सब म्यूकोजा वो दोनों एनस के नीचे आ जाते हैं, अच्छे खासे नीचे. दे प्रोट्रूड आउटसाइड द एनस फॉर 1 to 4 सेंटीमीटर. और उसको पालपेट करें विद अ फिंगर एंड द थंब, तो ये विल गिव अ सेंसेशन दैट दे आर कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. इन्फेंट्स तो सेक्रम का कव डेवलप नहीं होता तो डायरेक्ट डाउनवर्ड कोर्स ड्यू टू ऑफ द रेक्टम आ जाता है. बट इन चिल्ड्रन, because of the loss of the fat in the ischiorectal fossa, they predispose into rectal prolapse, diarrhea and weight loss. How do you treat? Children में digital reposition, the patient are taught के replace the protrusion with the digit wrapped in the tissue paper. यहाँ पर submucosal injection of sclerosing agent, 5% phenol in almond oil sclerosing agent, वो उसका इंजेक्शन लगा दें. या फिर सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड, और सर्जरी के 2 टेक्निक्स हैं, वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे. इन अडल्ट सबम्यूकोजल इंजेक्शन और एक्सीएन ही करते हैं. दूसरा फुल थिकनेस प्रोलैप्स में 4 सेंटीमीटर से भी कहीं ज़्यादा, एज मच एज 10 to 15 सेंटीमीटर लेंथ एनल वर्ज के नीचे आ जाता है हमारे पास रेक्टम. और इसमें तो प्रोट्रूजन सारी लेयर्स की होती है ऑफ द रेक्टल वॉल. और जब आप पालपेट करते हैं विद द थंब एंड द फिंगर, द प्रोलैप्स सेगमेंट फील्स थिकर एंड कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ द रेक्टल वॉल. इट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इंटरसेप्शन रेक्टोसिग्मोइड विच in which there is a groove between emerging blah blah blah. That's not important. Risk factors: old age, female gender, antipsychotic medication, previous hysterectomy, spinal cord injury कोई भी ऐसी हुई हो तो that could dispose to anal rectal prolapse. How do you treat? Surgery में there is perineal approach, there is abdominal approach. मोस्टली ये है रेप्स्टीन सेपरेशन, जिसमें सेक्रम के साथ फिक्स कर देते हैं बाय इंटरप्टेड स्विचर्स ऑफ नॉन अब्जॉर्बेबल मटेरियल. और हाँ, then we have this colorectal carcinoma, that is the most common malignancy of GI tract, third leading cause of death. Mostly in risk factors came age, more than 50, dietary factors that contain low fiber diet, high fat, high vegetable diet is protective, smoking, alcohol consumption, uterosigmoidostomy, pelvic irritation, inflammatory bowel disease जैसे बताया था, colon cancer by ulcerative colitis is common. FAP, सॉरी बहुत गंदा हुआ है यहाँ पे. Familial adenomatous polyposis, hereditary non-polyposis colorectal carcinoma, that is Lynch syndrome, adenomas that are greater than 1 centimeter sessile, and tubulovillous in histology. Clinical features: they spread locally, they spread via lymph flow, they spread via blood into the liver, lung, brain, और liver में सबसे ज़्यादा भेजता है. TNM staging इसकी ऐसे है कि T1 if it is just into the submucosa, mucosa and submucosa. T2 lamina propria. T3 into the serosa. It is not breaching the serosa but serosa में है. T4 it breaches out of serosa and direct involving another organ. N not, no nodes involved, and one or two nodes involved, 2 to 3 to more. M not, no metastasis, M1 metastasis है. Duke staging 4 कहता है A B C D. A है when it is confined to the bowel wall. B when it is confined through the bowel wall
नॉट इन्वॉल्विंग द फ्री पेरिटोनियल और सिरोजल सर्फेस। ए बाउल वॉल तक है, बी बाउल वॉल से बाहर है, सी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है और डी डिस्टेंट मेटास्टेसिस होते हैं इसमें। क्लिनिकल फीचर्स रेक्टल ब्लीडिंग, एनीमिया, पाल्पेबल मैस इन द एब्डोमेन। और इसके सिम्टम्स जो है क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करते हैं किस साइड का लेजन है। राइट साइडेड है, देयर विल बी आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, रूटोकल ब्लड लॉस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कार्सिनोमा ऑफ द सीकम मे कॉज मे मिमिक अपेंडिसाइटिस। ठीक, मैस इन द राइट इलियक फोसा। लेफ्ट साइड में ब्लीडिंग, नैपकिन रिंग लीजन बने होंगे इसमें, और लो कैलिबर स्टूल, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, टेनेस्मस। रेक्टम में अगर कैंसर होगा तो पर रेक्टल ब्लीडिंग, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स एंड वेट लॉस। एंड मेटास्टेटिक डिजीज है, देयर विल बी लार्ज लिवर, लंग्स, हेमाप्टोसिस और बोन पेन्स। Investigation: per rectum examination, proctoscopy, sigmoidoscopy, biopsies should be obtained, colonoscopy, investigation for the extent of tumor के लिए CTs, chest, abdomen और ये सारी CT करेंगे to know कि मेट्स फैले में या नहीं। इन्वेस्टिगेशन फॉर कोलोनिक कार्सिनोमा, वो रेक्टल कार्सिनोमा के लिए था जिसके लिए हमने PR की। अब ये कोलोनिक कार्सिनोमा के हम लोग सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, उससे बायोप्सी, डबल कंट्रास्ट, बेरियम अनीमा, जैसे मैंने बताया था कि GID के लिए अनीमा तो बेरियम अनीमा तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। CT एब्डोमेन, पेल्विस, चेस्ट फॉर्मेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ कोलोनिक कार्सिनोमा, इट डिपेंड्स कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व किया है उसने कोलॉन का। अगर तो सीकम एंड असेंडिंग कोलॉन इन्वॉल्व है, हम करेंगे राइट हेमिकोलेक्टमी। अगर खुदा ना खास्ता जो है ये हमारे पास हेपेटिक फ्रैक्चर तक इन्वॉल्व है, कार्सिनोमा ऑफ हेपेटिक फ्रैक्चर एंड ट्रांसवर्स कोलॉन, हेपेटिक फ्रैक्चर तक, सॉरी ये हेपेटिक फ्रैक्चर और ट्रांसवर्स कोलॉन तक है, तो हम लोग स्प्लीनिक फ्रैक्चर तक उड़ा देते हैं कोलॉन को। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टमी, स्प्लीनिक फ्रैक्चर। और अगर स्प्लीनिक फ्रैक्चर पे या डिसेंडिंग कोलॉन पे या फिर ये रेक्टम सिग्मॉइड कोलॉन पे है तो हम लोग लेफ़्ट हेमिकोलेक्टमी कर देते हैं। और अगर जो है रेक्टम पे है तो रेक्टम पे दो जगह हो सकता है, या तो रेक्टम पे हम उसको बेसिकली दो स्टेजेस पे डिवाइड करते हैं, या तो अपर 2/3 में या लोअर 1/3 में। अगर अपर 2/3 में तो हम क्या करते हैं, इंटीरियर रिसेक्शन कर देते हैं। वाइल ट्यूमर जो लोअर 1/3 में होता है उसमें हम करते हैं एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन। ठीक, और जब हम करते हैं ना एंटीरियर रिसेक्शन, रेक्टम का अपर 2/3 निकाल देते हैं, एंटीरियर रिसेक्ट कर देते हैं, तो इसमें करते हैं एंड कोलोस्टोमी। फिर कीमो, रेडियो, बाकी हार्मोनल थेरेपीज के साथ एडजुवेंट लगती रहती हैं। इलियोस्टोमी, कोलियोस्टोमी, यही वाली बात मैं अभी कर रही थी। इलियोस्टोमी ज़्यादातर राइट साइड होती है। इट कैन बी टेम्प्रेरी, इट कैन बी परमानेंट। टेम्प्रेरी जब आपने 6 to 8 वीक्स के लिए रखनी है, परमानेंट जब आपने परमानेंट इलियोस्टोमी करनी है, स्पेशली व्हेन यू हैव डन पैनकोलेक्टमी, उस चीज़ के लिए। लूप इलियोस्टोमी है एक, हमारे पास डबल इलियोस्टोमी है एक, है एंड इलियोस्टोमी। एंड इलियोस्टोमी मैंने बताया कि जब कोलॉन रह नहीं गया तो उसका स्टोमा हम बाहर निकाल देंगे राइट साइड पे आइलियम का। डबल बैरल इलियोस्टोमी में दो इंटेस्टाइन जा रही हैं, उनके दरमियान लेट्स सपोज इंटेस्टाइन जा रही थी, यहाँ पे कोई मसला आया है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों बैरल्स बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक बैरल ऐसे बाहर आ जाएगा और एक बैरल ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक, और तीसरा है लूप इलियोस्टोमी। लूप इलियोस्टोमी में हम क्या करेंगे, ये पूरी एक लूप था, यहाँ पे कोई ना कोई मसला है, हम लोगों ने इस पोर्शन को स्प्राउट आउट करके बाहर निकाल दिया और इस पोर्शन को स्प्राउट आउट करके बाहर निकाल दिया। लाइक अबाउट 3 सेंटीमीटर या 3 to 6 सेंटीमीटर स्प्राउट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, इसके ल्यूमेन को स्प्राउट करके बाहर निकाल देते हैं। मतलब इसकी पोस्टीरियर लेयर रिमेन्स इंटैक्ट और इसके एंटीरियर लेयर को स्प्राउट करके हम लोगों ने बाहर निकाल दिए, 3 to 6 सेंटीमीटर स्प्राउट करिए, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग करते हैं। ठीक, कोलोस्टोमी की इंडिकेशन है वन परमानेंट सिग्मॉइड कोलोस्टोमी इज नीडेड आफ्टर एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन। सिग्मॉइड कोलोस्टोमी जब अब नीचे से लोअर 1/3 की करते हैं एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, तो उसके लिए हमें परमानेंट सिग्मॉइड कोलोस्टोमी चाहिए होती है। टेम्प्रेरी भी कर सकते हैं एनोरेक्टल फिस्टुला इन एनोनास्टोमोसिस ऑफ रेक्टम या हर्शबर्ग डिजीज़ के लिए, ताकि उतनी देर जो है इंटेस्टाइन रेस्ट करे, जब तक इंटेस्टाइन हील होती है पूरी इंटेस्टाइन रेस्ट करें, और स्टोमा बैग लगा देते हैं ताकि जो सारा स्टूल कंटेंट है वो उस साइड से दूसरी साइड से आ जाए। कॉम्प्लिकेशन, डायरिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो स्किन है मैंने बताया जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ा सा स्प्राउट करके बाहर निकालते हैं, कोलॉन को तो स्प्राउट नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा फ्लश ही बस बाहर आता है।
उसका, तो दिस कैन लीड टू स्कोरिएशन ऑफ स्किन, प्रोलैप्स, सारा बाहर आ जाए, रिट्रैक्ट अंदर चला जाए, परस्ट्रोमल हर्निया हो जाए, हर्निएट कर जाए सारी बाउल थ्रू दैट साइड, ब्लीडिंग, स्पिलेज ऑफ द कंटेंट्स लाइक सक्कस एंड टेरिकस। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेशन। अब ये कैसे पता लगेगा इलियोस्टमी हुई है या कोलोस्टमी हुई है? मोस्टली राइट साइडेड इलियोस्टमी होती है और लेफ्ट साइडेड या सेंट्रल साइडेड वो कोलोस्टमी होती है। इलियोस्टमी में कंटेंट ज़्यादातर लिक्विड ही होते हैं और हाई आउटपुट होता है। यहाँ कोलोस्टमी में स्टेंट्स इतने लिक्विड ही नहीं होते। स्किन एक्सकोरिएशन का बताया कि इलियोस्टमी में ज़्यादा होगी, क्योंकि स्प्राउट करके निकालना पड़ता है, उसमें इतना नहीं है। स्टोमा ऑफ द इलियोस्टमी शुड बी स्प्राउटेड 3 सेंटीमीटर टू प्रिवेंट स्किन एक्सकोरिएशन वाइल इज नॉट नेसेसरी इन कोलोस्टमी। और वाइल परफॉर्मिंग इलियोस्टमी गट की प्रिपरेशन प्रॉपर नीडेड होती है, जबकि कोलोस्टमी में देर इज़ नो नीड फॉर गट प्रिपरेशन। दैट्स ऑल अबाउट इट। जज़ाकल्लाह खैर।